दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं। अभी तक हमने चीज़ों को समझा कि आयनिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, उनकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, फंडामेंटल कंडीशंस क्या होती हैं। एक बात आई फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, दूसरी बात आई फेवरेबल कंडीशंस, तीसरी बात आई लेटेस्ट एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब इसके बाद जब हम इनकी बॉन्डिंग, इस आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, उसकी बेसिक्स के बारे में, उसकी गहराई के बारे में सब हम समझ चुके हैं, तो जो इनसे बनने वाले आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। इन्हीं आयनिक बॉन्डिंग की वजह से उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी वो इसी की वजह से डेवलप होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक बात समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी आयनिक प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आज अब हम देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ज्यादातर वो सॉलिड क्रिस्टल, जैसे अभी आप पढ़ ही रहे थे कि लेटिस एनर्जी, यानी कि लेटिस क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस होता है। क्रिस्टल की चीजों के अंदर लेटिस डेवलप होता है। इसका मतलब लेटिस कहीं डेवलप होने का मतलब है क्रिस्टल का डेवलप होना, और क्रिस्टल का कहीं डेवलप होने का मतलब है उसका सॉलिड स्टेट में आना। इसका मतलब ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। सबसे पहली बात आई कि आयनिक कंपाउंड्स कौन सी स्टेट में मिलते हैं, तो सबसे पहली बात आई कि आयनिक कंपाउंड ज्यादातर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। दूसरी बात, अब इसी सॉलिड स्टेट में जब ऑब्वियसली कोई चीज मिलेगी तो क्या उसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा। हम सभी जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसको डिस्कस करने की यहां कोई जरूरत नहीं है। अगर उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है। शार्प का क्या मतलब है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प का मतलब होता है कि एग्जैक्ट, जैसे अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट सपोज करिए अगर 150.5 है तो वो 150.5 पे ही मेल्ट होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि वो 145 पे होने लगे कि करीब में आ रहा है तो अब मेल्टिंग शुरू हो जाए, या 149 59 पे होने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली 150.5 पर ही आकर वो लेटिस टूटेगा, वो मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग शुरू होगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरीके से बहुत शार्प होता है, एग्जैक्ट डेटा पर, एग्जैक्ट वैल्यू पर वर्क करता है। 200 अगर किसी का है तो वो 200 पे ही बॉईल करेगा, वो 195 पर बॉईल नहीं करने लगेगा, वो 205 पे बॉईल नहीं करेगा, वो 200 पर ही बॉईल करेगा। दिस इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट की है बेटा, तो उसमें एक बात और निकल कर आती है कि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक नॉन डायरेक्शनल होती है। आयनिक कंपाउंड्स आर, या आयनिक बॉन्डिंग्स आर नॉन डायरेक्शनल्स, यानी कि उनकी कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती। नॉन डायरेक्शनल, फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती। उनका जो क्रिस्टल लेटिस की ज्योमेट्री होती है वही उनकी ज्योमेट्री होती है। कंपाउंड की हम फिक्स ज्योमेट्री नहीं कह सकते। जब नॉन डायरेक्शनल वो होता है, जब नॉन डायरेक्शनल होता है तो उससे एक फायदा और होता है कि जब भी कभी कोई चीज नॉन डायरेक्शनल होती है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इसके बाद एक ही फायदा होता है कि भैया वहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होता। नो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट डिफाइंड, हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड नहीं होता, उसकी कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती। क्योंकि जहां ज्योमेट्री डिफाइंड होगी वहीं हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड होगा, या यूं कह लीजिए कि जहां हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड होगा वहीं ज्योमेट्री डिफाइंड होगी। इसके अलावा हम अगला पॉइंट अगर हम बात करें कि अगला पॉइंट यहां पर क्या हो सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफाइंड नहीं होता है, फिक्स ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं होती है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इन सब चीजों के साथ साथ आयनिक कंपाउंड एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है।
एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। ये एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है? देखिए, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ? जब भी कभी ये जो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली सॉलिड स्टेट या सॉलिड कंपाउंड्स की एक अभिन्न अंग है, सॉलिड्स का एक अभिन्न अंग है, उनके अंदर ये ऑब्जर्व की जाती है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जैसे एक छोटे से एग्जांपल में लेता हूं, अगर मैं एक ग्लास की बात करूं, ये एक ग्लास का टुकड़ा है और मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं। कोई एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम चाहे इस डायरेक्शन में मेजर करो, 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 किसी भी डायरेक्शन में मेजर करो, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू म्यू ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हर डायरेक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इसका मतलब ग्लास एक आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है, ग्लास एक आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है। वहीं पर अगर मैं कोई लैटिस ले लेता, लैटिस यानी कि सॉलिड ले लेता, मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड का कोई क्रिस्टल है और सॉलिड का अमूमन इस तरीके से आपके SC, BCC, FCC इस तरह की चीजें होती हैं। मान लीजिए एक मेरे पास क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पता चला मैंने यहां लिया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू μ1, मैंने यहां लिया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू μ2, मैंने यहां कैलकुलेट किया इस डायरेक्शन में तो उसके μ3, यहां कैलकुलेट किया तो उसका μ4। इसका मतलब क्या हुआ? एक न्यूमेरिकल, एक ही वैल्यू, एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू को ऑब्जर्व करने को मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा कंपाउंड एनआइसोट्रॉपिक है। एनआइसोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में अगर एक ही वैल्यू, एक ही प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलती है तो एनआइसोट्रॉपिक होता है, और अगर एक ही प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल वैल्यू हर डायरेक्शन में एक ही मिलती है तो आइसोट्रॉपिक होता है। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ एनआइसोट्रॉपिक, ये हुआ आपका एनआइसोट्रॉपिक और ये हुआ आपका आइसोट्रॉपिक। तो सबसे पहली बात तो आपने इन चीजों को समझा। अब हम बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी अगर देखी जाए ध्यान से, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा हमेशा लगता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुल जाता है। आप जरा इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बुजुर्ग लोग भी ये कहते थे कि भैया आपके दोस्तों से आपकी पहचान होती है, आपके दोस्तों से आपकी पहचान होती है। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ ही घुल मिल लेंगे जो आपके जैसे हैं। अगर आपको मूवी देखने जाना पसंद है तो ऑब्वियसली आपको वही लोग अच्छे लगेंगे यार जो मूवी भी देखने में आपका साथ दें। अगर आपको कहीं घूमना पसंद है तो वही लोग अच्छे लगेंगे जो घूमने में आपका साथ दें। अब आप घूमना चाहते हो, वो कुछ और करना चाहता है, तो क्या वो आपको पसंद आएगा? यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे में घुल जाता है, जो जैसा होता है वैसे में मिल जाता है। इसका मतलब अगर मैं आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना चाहता हूं किसी में, तो आयनिक कंपाउंड किस में डिसॉल्व होंगे? आयनिक कंपाउंड, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसे किस में डिसॉल्व होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व होना चाहिए, डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व होना चाहिए आयनिक सॉल्वेंट में, लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होना चाहिए, आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होना चाहिए। अब आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा ना। आयनिक कंपाउंड आपका कोवैलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होना पसंद करेगा, आयनिक कंपाउंड कोऑर्डिनेट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद नहीं करेगा। आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होना करना पसंद करेगा। आयनिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट, हम जिसे कहेंगे पोलर सॉल्वेंट की, जिसके अंदर पोलैरिटी हो, पोलर सॉल्वेंट में ही जाना पसंद करेगा। अब जरा समझिए आप एक छोटी सी बात। आप NaCl का एक आपने देखा होगा, NaCl जब पुराने जमाने में NaCl के यानी कि नमक के बड़े बड़े डेले बिका करते थे गांव में, कस्बों में। आज भी कहीं नमक के डेले की फॉर्म में बिकता है और लोग, गरीब लोग बेचारे उसको अपने यूज़ करते हैं। कहीं भी बहुत सारी ऐसी आज भी जगहें हैं देश के अंदर, अगर हम उनकी बात करें तो क्या वहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा सोचिए कि NaCl इतना मजबूत होता है, उसका डेला अगर आपने कभी देखा हो, उसके अगर आप ऊपर से फेंक दें और फर्श पे उस पर टकराए भी
तो भी वो पूरी तरीके से नहीं टूटता, कुछ टुकड़े अलग होते हैं, कुछ टुकड़े अलग होते हैं। लेकिन वही NaCl जो इतना मजबूत है, जैसे ही हम उसे पानी में डालते हैं, पानी में जाते ही वो इस तरह से घुल जाता है कि हमें पता नहीं चलता इसमें NaCl है कहाँ। इस तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है, इस तरह से सॉल्यूशन बना लेता है कि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि यहाँ पे Na+ कहाँ है, यहाँ पे Cl- कहाँ है, यहाँ पे पानी कहाँ है, सब मिक्स हो जाता है। इतना ज्यादा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो आखिर वो कमाल की बात उस पानी के अंदर है क्या? एक तो पहली बात समझ में आ गई कि पानी हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि भाई NaCl भी आयनिक है और वाटर आपका NaCl, वाटर आपका, वाटर के अंदर भी H+ और OH- है। तो पोलर सॉल्वेंट है तो वाटर के अंदर आपका H+ है और साथ में OH- है। तो ये बात समझ में आ गई कि चलो भाई ये प्लस और माइनस के फॉर्म में अलग हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी बात ऐसी क्या है कि इतना मजबूत सॉलिड क्रिस्टल पानी में जाते ही एकदम घुल जाता है। इसके पीछे की, चलिए केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिक्स तो समझते हैं कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। लेट्स सी। अगर मेरे पास ये एक बीकर है, लाइट, इसमें हम पानी है, हमारे पास पानी है और ये वाटर के अंदर खास बात है क्या? तो वाटर के अंदर खास बात क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्या है वाटर के अंदर। अब ये आपका NaCl है, ये NaCl यहां देखिए, ये NaCl है आपका और ये NaCl यहां पर सॉलिड फॉर्म में है। अब जब ये NaCl यहां पे सॉलिड फॉर्म में था तो इस Na+ और इस Cl- के बीच में यहां पे F ईयर, अगर ये ईयर में था तो इसके दोनों कैटाइंस और एनायंस के बीच में फोर्स कितना था? तो हम वहां पे समझेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², राइट। फिर यहां पर ये ईयर के अंदर था और यहां पर ईयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां पे एक नया टर्म आता है K ईयर का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। K = 1 फॉर ईयर के लिए K = 1 होता है। तो यहां पर F ईयर बराबर हो गया आपका, F ईयर = हो गया 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R²। अब यही सोडियम NaCl, ये जो सोडियम है NaCl है, ये NaCl आपका पानी में चला जाता है। जब ये पानी में चला जाता है तो पानी में जाने के बाद इसका यहां पर FW, अब पानी के अंदर चलिए देखते हैं इसमें फोर्स कितना होगा। तो यहां पर आएगा 1/4πε0 × K × Q1 × Q2 अपॉन R²। अब पानी की सबसे बड़ी खास बात दो है। एक पानी का सबसे खास बात है कि वो पोलर है, पोलर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसा कैसे हो जाता है कि NaCl इतना सॉलिड इस तरीके से जाकर वहां पर डिसॉल्व होता चला जाता है। रीजन उसका होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके लिए K की वैल्यू होती है 81। हम इसकी वैल्यू को यहां पे रखते हैं, वाटर, W फॉर वाटर, 1/4πε0 × 81 × Q1 Q2 अपॉन R²। अब जरा देखिए, ये FW है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ईयर वाली, ईयर में कितना फोर्स लग रहा है, वाटर में जाने में कितना फोर्स लग रहा है। हमने कहा ना हम केमिस्ट्री के अंदर फिर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फोर्स से जरा कंपेयर करते हैं कि सॉल्युबिलिटी किस तरीके से यहां पर मैनेज हो रही है। यहां जब हम देखते हैं कि भैया वाटर में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, तो आखिर है क्या मामला। तो पता ये चला कि हम इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं, FW अपॉन F ईयर। तो आपको पता चलेगा इट विल बिकम 1/81। ये जो सब सारी चीजें जब आप काटेंगे सब कटने के बाद क्या आ जाएगा, तो FW will be = F ईयर × 1/81। यानी कि ईयर में अगर कोई फोर्स NaCl के बीच में 81 न्यूटन का लग रहा था तो वाटर में वही चीज 1 न्यूटन की लग रही है। यानी वाटर में जाने पर NaCl के बीच में लगने वाला फोर्स, लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 81 टाइम्स घट गया, 81 गुना घट गया। जो फोर्स 8100 था
वो अब केवल 100 रह गया, जो 8100 था वो केवल 100 रह गया, यानी 81 टाइम्स रिड्यूस हो गया। कितना बड़ा चेंज आया कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो 81 टाइम्स रिड्यूस हो गया। जब 81 टाइम्स रिड्यूस हुआ तो हुआ क्या, सबसे पहला काम क्या हुआ कि जब ये फोर्स इतना कम हो गया तो NaCl बहुत कमजोर हो गया, और NaCl जब बहुत कमजोर हो गया तो NaCl के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कमजोर हो गया, तो NaCl एक दूसरे को बहुत मजबूती से नहीं पकड़ पाया, Na+Cl- एक दूसरे को बहुत मजबूती से नहीं पकड़ पाया। इधर ये पोलर सॉल्वेंट था, ये आपका प्लस था, ये आपका माइनस था, तो प्लस ने माइनस को खींचा, माइनस ने प्लस को खींचा, और इस तरीके से यहां पर अलग अलग NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व होता चला गया, NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व होता चला गया, और फिर ये Na प्लस वाटर, ये आपका बन गया Na+ एक्वा, ये आपका बन गया Na+ एक्वा, और ये आपका Cl- प्लस वाटर, ये आपका बन गया Cl-, पानी के अंदर ये Na+, पानी के अंदर ये इस तरीके से Na+ और Cl- होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं वाटर के साथ, और हम नहीं समझ पाते कि अब वाटर कहाँ है, अब Na कहाँ है, अब Cl कहाँ है, इन सब बातों के बारे में हम नहीं समझ पाते। ये करिश्मा है वाटर का। यहीं पर जब हम सॉल्युबिलिटी की ही बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहलाती है सॉल्वेशन एनर्जी। जरा ध्यान से समझिएगा, एक टेक्निकल टर्म सॉल्वेशन एनर्जी। किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सॉलिड की, किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर आप उसकी सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो एक बहुत ही रिक्वायर्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दुनिया में कोई भी काम बिना एनर्जी के नहीं होता। सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में आप उसको सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहते हैं उसकी सॉल्वेशन एनर्जी उस सॉल्यूट की लेटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर यही सॉल्वेंट अगर आपका ये सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर ये सॉल्वेंट आपका वाटर है तो यही सॉल्वेशन एनर्जी आपकी कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। यही सॉल्वेंट आप अगर वाटर है तो ये कहलाती है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी, और ये हाइड्रेशन एनर्जी अगर लेटिस एनर्जी से ज्यादा है, किसी कंपाउंड की, किसी सॉलिड की अगर लेटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तभी वो सॉलिड उस सॉल्वेंट में या पानी में डिसॉल्व हो पाएगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है, क्योंकि दुनिया की कोई भी प्रोसेस बिना एनर्जी के एक्सचेंज के नहीं होती। ऑब्वियसली जब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे तो हमें सॉल्युबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी पे वर्क करना ही था, और वो बहुत ही जरूरी वर्ड है हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी कुछ और नहीं है, वो सॉल्वेशन एनर्जी ही है। अगर एक कॉमन टर्म की बात करें तो सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेशन एनर्जी है, और वही सॉल्वेंट में पानी है तो पानी के लिए पानी होता है हाइड्रा, हाइड्रे से बना हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी। अब देखिए आप, सॉल्युबिलिटी में फिर से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टर्म आ गया, लेटिस एनर्जी। अगर जिसकी लेटिस, का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी सॉल्यूशन, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी अच्छा होगा, और लेटिस एनर्जी जितनी कम होगी अच्छा होगा। ये थी आपकी सॉल्युबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हमने कई बातों को समझा, उनकी नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर को समझा, उनकी नॉन फिक्स्ड ज्योमेट्री को समझा, उसमें किसी भी तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ये समझ लिया। और जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड हैं, इसलिए उनमें एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हैं, इन बातों को समझ लिया। एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन बातों को समझा। मेल्टिंग पॉइंट क्यों शार्प होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों शार्प होता है, इन चीज़ों को समझा। ये चीज़ें आपकी आयनिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिफाइन करती हैं, और आयनिक प्रॉपर्टीज पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप जेई का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो, इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा।